तो आप सभी का इंटरव्यू पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार की राजनीति में कुछ तो होने वाला है, बिहार की सियासत में कुछ तो होने वाला है। पहले आईएएस ऑफिसरों का तबादला होता है, उसके बाद आईपीएस ऑफिसरों का तबादला होता है। 15 जिलों के एसपी बदले। आज फिर से खबर आई कि बिहार में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ और 11 डीएसपी बदले गए। ये सब कुछ क्या सामान्य आपको लग रहा है? अगर आपको ये सब कुछ सामान्य लग रहा है तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। यहीं से आप नीतीश कुमार के सियासत को समझने में एक बड़ी चूक कर रहे हैं। नीतीश कुमार का सियासत वो सियासत नहीं होता है जो आपको सब कुछ पहले पता चल जाता है। नीतीश कुमार एक मजे हुए राजनेता है और नीतीश कुमार सामने से दिखाते कुछ और है। 17 सितंबर को जब नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था तो नीतीश कुमार सबसे पहले जन्मदिन का शुभकामनाएं देते। क्या इससे पहले नीतीश कुमार ने कभी नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं रात को 12 बजे देते हैं? तो इससे पहले नीतीश कुमार ने कभी ऐसा नहीं किया। ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार रात के 12 बजे ट्विटर पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। नीतीश कुमार आखिर कर क्या रहे हैं, नीतीश कुमार के दिमाग में चल क्या रहा है, ये आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार मजे हुए राजनेता है। नीतीश कुमार लगातार सफाई क्यों दे रहे, लगातार कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई, तीसरी बार नहीं करेंगे। या तो नीतीश कुमार वो गलती तीसरी बार करने वाले हैं जिसका अलर्ट नीतीश कुमार दे रहे हैं, और ये तस्वीर हो सकता है कि नीतीश कुमार पलट जाए। और ये बातें टॉक शुरू से कह रहा है कि नीतीश कुमार पलटेंगे और नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटेंगे। नीतीश कुमार जो है मजे हुए राजनेता है। नीतीश कुमार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं होता है। नीतीश कुमार जो है संकेत देते हैं, लेकिन उनका संकेत कुछ ऐसा होता है जो कि कुछ चंद लोग समझ पाते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति को समझिए। नीतीश कुमार लगातार बिहार की यात्रा कर रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के सामने जेपी नड्डा जब मिले तब नीतीश कुमार ने ये शर्त रख दिया, और वो शर्त ये था कि विधानसभा भंग करवाने में आप हमारा सहयोग करिए। और उसके बाद क्या होगा, जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा तो नीतीश कुमार कार्यकारी मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद कोई बहुमत परीक्षण के लिए नीतीश कुमार को मजबूर नहीं होना होगा। नीतीश कुमार 43 विधायकों वाले पार्टी के मुख्यमंत्री, 43 विधायकों वाले पार्टी के मुखिया है, 43 विधायकों वाले पार्टी के आप कह सकते हैं प्रमुख है नीतीश कुमार। परिस्थितियों पर गौर करिए और नीतीश कुमार के सियासत को समझिए। नीतीश कुमार का सियासत क्या है, नीतीश कुमार का राजनीति क्या कहता है। नीतीश कुमार अगर बड़े पैमाने पर लगातार तबादला कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कर रहे। नीतीश कुमार ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर रहे। इसके पीछे भी एक राजनीति है, एक गहन राजनीति है जो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो। जो लोग नीतीश कुमार को समझते हैं, जो लोग नीतीश कुमार के सियासत को समझते हैं, वो बखूबी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। और इस बात को नोट करके रखिए कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। और आरजेडी के प्रवक्ता जब ये कहते हैं कि अभी पेट फर्स्ट चल रहा है और भादों का महीना चल रहा है, इस समय कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता है, तो समझने की प्रयास करिए। 2 अक्टूबर तक का वेट कीजिए। 2 अक्टूबर को पेट फर्स्ट समाप्त हो रहा है, फिर 3 अक्टूबर से दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है। इंतजार करिए। बिहार की राजनीति में एक तूफान आने वाला है, बिहार की राजनीति में एक भूकंप आने वाला है। नीतीश कुमार अपनी राजनीति में हमेशा सरप्राइज रखते हैं, और ये बातें नरेंद्र मोदी को भी समझ में आ चुका है कि नीतीश कुमार उनके साथ ज़्यादा लंबा समय तक नहीं रहेंगे, और नरेंद्र मोदी ये बातें जान चुके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पूरा फोकस है ऑपरेशन लोटस पर। ऑपरेशन लोटस के जरिए नीतीश कुमार के 12 में से 11 सांसदों को तोड़ने की एक प्लानिंग चल रही है। नीतीश कुमार गठबंधन में रहेंगे तब भी ये होगा, और नीतीश कुमार गठबंधन में नहीं रहेंगे तब भी ये होने जा रहा है। नीतीश कुमार पर हाल ही में कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। क्या नीतीश कुमार जो अब तक ये छवि बना के रखे थे कि वो ईमानदार मुख्यमंत्री है, वो छवि में नीतीश कुमार का अब समाप्त हो रहा है। नीतीश कुमार का वो जादू जो पहले हुआ करता था वो समाप्त हो रहा है। लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार का प्रदर्शन तो चुनाव में अच्छा रहा, 16 सीटों पर वो चुनाव लड़े, 12 सीटों को जीत लिए। नीतीश कुमार का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, लेकिन ये लोकसभा में जो सीटें नीतीश कुमार जीते हैं, क्या केवल वो नीतीश कुमार अपने नाम पर जीते हैं? तो जवाब है नहीं। इसमें बीजेपी के जो कोर वोटर है वो भी ऐड हुआ।
बीजेपी के वोटर बड़े ही ईमानदारी से नीतीश कुमार का साथ दिया है। कुछ सीटों को छोड़ दे, कटिहार और पूर्णिया जैसी सीटों को छोड़ दे, तो वहाँ बीजेपी का कोर वोटर नीतीश कुमार के साथ नहीं आया। लेकिन नीतीश कुमार का जो पिछड़ा वोटर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ नहीं गया, ये देखने को मिला। लेकिन तस्वीर को जरा सोचिए, तस्वीर को थोड़ा समझिए कि नीतीश कुमार के 12 सांसद है, उसमें 11 सांसद बीजेपी के साथ आ जाते तो स्कोर बोर्ड बीजेपी का 251 हो जाता है। और अमित शाह यही चाहते हैं कि अकेले दम पर बीजेपी 280 सीटों तक पहुंच जाए। ये तभी संभव है जब नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ा जाएगा और नीतीश कुमार का संसदीय दल सुरक्षित नहीं रहेगा। नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता थे जो कि भूमिहार समाज के खिलाफ बोलते हैं, और ऐसे उन पर आरोप लगता है कि वो बीजेपी के लॉबी के हैं। लेकिन उस नेता के बयान के बाद नीतीश कुमार क्या करते हैं, भूमिहार समाज के नेताओं के साथ नीतीश कुमार नजर आते हैं। कहीं ना कहीं नीतीश अपना वोट बैंक को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन तस्वीर को समझिए, अशोक चौधरी ने जब भूमिहार समाज के बारे में कुछ टिप्पणी की तो उस टिप्पणी के बाद नीतीश कुमार क्या किए, ललन सिंह के साथ नजर आए। और नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो फोकस रहा है कि वो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, वो नीतीश कुमार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर को थोड़ा उलट के देखिए, इस समय नरेंद्र मोदी भी मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को ये पता है कि मध्यावधि चुनाव देश में होगा। अगर परिस्थिति वो नहीं बदली, नवंबर 2024 तक बीजेपी 280 सीटों तक नहीं पहुंचता है, तो ये बातें नरेंद्र मोदी को भी पता है कि मध्यावधि चुनाव होगा। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात जब कहा जा रहा है तो समझ लीजिए कि 2025 में तो नहीं होगा, लेकिन 2026 में मध्यावधि चुनाव लोकसभा का होगा और उसमें वन नेशन वन इलेक्शन के तहत होगा। सारे राज्यों का विधानसभा का चुनाव एक साथ हो सकता है, या फिर ऐसी परिस्थिति हो जाए कि आप सीधा चुनाव 2029 में हो। लेकिन उन तमाम परिस्थितियों के बीच में हम आज नीतीश कुमार की राजनीति का एनालिसिस कर रहे हैं। हम वन नेशन वन इलेक्शन पर भी किसी खास वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज नीतीश कुमार की राजनीति पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले की सटीक और सबसे पहले खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट intopnews.com पर आप जा सकते हैं। intopnews.com पर आपको लेटेस्ट अपडेट हर खबर का मिलेगा। हमारे वेबसाइट पर आप जुड़ जाइएगा, लेकिन इसके साथ ही आपसे गुजारिश करता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए। खैर साथियों, फिर से हम नीतीश कुमार पर लौटे। नीतीश कुमार अपनी सियासत में सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। पहले आईएएस ऑफिसरों का तबादला होता है, फिर आईपीएस का होता है, आज एक बार फिर से तबादला होता है। 11 डीएसपी बदले गए, इधर से उधर कर दिए गए। ये सब कुछ बता रहा है कि नीतीश कुमार की राजनीति में कुछ तो होने वाला है, कुछ तो नीतीश कुमार करने वाले हैं, जिसका संकेत अब मिलने लगा है। जेडीयू के जो सूत्र हमें बताते हैं वो ये है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करने को तैयार है। और तेजस्वी यादव अगर एक बात को मान लेते, जो कि तेजस्वी मान जाएंगे, वो बात है मुख्यमंत्री की कुर्सी का। यानी अगर तेजस्वी यादव इस बात को मान लेते हैं, 5 सालों तक नीतीश कुमार को एक बार फिर से मौका दे देते हैं, जो कि शायद तेजस्वी यादव मान जाए। और जेडीयू आरजेडी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है और कोई भी पार्टी सत्ता से दूर रहना नहीं चाहता। आरजेडी अगर सोच रहा है कि चंद महीने ही नीतीश कुमार के साथ रहकर सरकार चलाने का मौका मिल जाए तो वो अच्छी बात है। लेकिन नीतीश कुमार का एक और बात है जो कि आरजेडी मानने को तैयार है, वो बात है विधानसभा भंग करवाने की, जो शर्त अमित शाह के सामने रखी गई थी 28 जनवरी को। जब नीतीश कुमार आए, अमित शाह मान लिए थे, लेकिन अब अमित शाह भी उस बात से मुकर रहे हैं। कोई भी पार्टी इस समय विधानसभा चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं बीजेपी समय लेना चाहता है। बीजेपी नवंबर 2025 तक का वेट करना चाहता है, तब चुनाव करवाना चाहता है। लेकिन नीतीश कुमार को कह दिए कि वो नवंबर में चुनाव नहीं चाहते, ना 24 में चाहते, ना 25 में चाहते। इन तमाम परिस्थितियों के बीच बिहार की सियासत किस दिशा की तरफ बढ़ेगा, बिहार की राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ेगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन आपको एक और बड़ी बात बता देना चाहते हैं साथियों, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। वो बात यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ लगभग बातचीत फाइनल हो चुकी है। तेजस्वी मान चुके हैं चाचा को 5 साल के लिए और कुर्सी देने के लिए। खबर तो पक्की है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की बातों को मान चुके हैं। और फाइनल अगर मैं अपडेट दे दूं तो 2 अक्टूबर के बाद आप नोट कर लीजिए, बिहार की सियासत में कुछ तो बड़ा होगा। 2 अक्टूबर के बाद बीजेपी या तो विधानसभा भंग करवाने में नीतीश कुमार का सपोर्ट करेगी, या फिर बीजेपी एक बार फिर से विपक्ष में आ जाएगी
और एक ऐसे वक्त बीजेपी विपक्ष में आएगी जब बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा ही नहीं है। सम्राट चौधरी को चेहरा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन नीतीश ने क्या हर्ष कर दिया। आज सम्राट चौधरी का वजूद बिहार की राजनीति में क्या है, और सम्राट चौधरी भी तो परिवारवाद से ही निकले हुए हैं। सम्राट चौधरी की राजनीति को आप समझिए। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी वही हैं जो आरजेडी में रह चुके हैं, जो जेडीयू में रह चुके हैं। सम्राट चौधरी भी तो परिवारवाद से निकले हुए नेता है। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा सम्राट चौधरी को बनाते हैं, ये सोच करके नीतीश कुमार का लवकुश वोटर सम्राट चौधरी के पक्ष में चला जाए, तो वो परिस्थिति बिहार की राजनीति में संभव नहीं है। सम्राट चौधरी कुर्मी और कुशवाहा समाज के उतने बड़े नेता नहीं बने हैं जितने बड़े नेता नीतीश कुमार बन चुके हैं। आज के समय में नीतीश कुमार के पास केवल लवकुश वोटर ही नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार का जो महत्वपूर्ण वोट बैंक है वो महिला वोट बैंक है। यूँ कहिए कि नीतीश कुमार के पास आज के टाइम में सभी जातियों का वोट है, और नीतीश कुमार एक मजे हुए राजनेता के खिलाड़ी है। नीतीश कुमार का जीवन का ये अंतिम चुनाव है, और ये बातें नीतीश कुमार जानते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बन गए तो फिर दोबारा बनने का मौका नहीं मिलेगा, और इस बात को नीतीश कुमार जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इससे ज़्यादा राजनीति कर नहीं सकते। नीतीश कुमार के जीवन में अब कुछ बचा नहीं है। नीतीश कुमार का यह आखिरी आप कह सकते चुनाव है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर आएंगे। इसके बाद नीतीश कुमार शायद बिहार की राजनीति में आपको नजर आएंगे। इसके बाद 2029 या 30 जब भी चुनाव हो, अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल पारित हो जाता है तो 2029 में चुनाव होगा, और ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि शायद 2029 तक कोई भी चुनाव ना हो। इस विषय पर वन नेशन वन इलेक्शन के बिल पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय हम नीतीश कुमार पर ही रहते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति के परिस्थितियों को समझिए कि नीतीश कुमार अपने जीवन का आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीति अब ज़्यादा बच्चा नहीं है। नीतीश कुमार एक ही परिस्थिति चाहते हैं कि वो अपना रिटायरमेंट जब ले तो जेडीयू उस स्थिति में रहे जहाँ से नीतीश कुमार ने शुरुआत किया था, यानी जेडीयू बिहार का नंबर 1 पार्टी बना रहे या जेडीयू बिहार का नंबर 2 पार्टी रहे। नीतीश कुमार नंबर 3 पर नहीं रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार की कोशिश है कि इस बार नीतीश कुमार 140 सीटों पर चुनाव लड़े, कम से कम 100 सीटों पर नीतीश कुमार की जेडीयू अकेले दम पर चुनाव जीत जाए। उसके बाद नीतीश कुमार अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दे, और उस मुख्यमंत्री के चेहरे को अपने तरीके से नीतीश कुमार चला सके, और नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाए, और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति की तरफ चला जाए। मतलब नीतीश कुमार का असली लक्ष्य तो यही है कि जेडीयू के पुराने दौर में लौटाना। नीतीश कुमार ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। 2025 में अगर नीतीश कुमार चुनाव जीते हैं तो 2025 से 27 तक या 28 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाएंगे। नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि वो सब जगह जा चुके हैं, बस राज्यसभा नहीं जा सके हैं। तो राज्यसभा जाने का ख्वाहिश नीतीश कुमार के मन में टपक रहा है। नीतीश कुमार को ये पता है कि अगर वो 2023 में राज्यसभा जाते हैं तो कहीं ना कहीं 2034 तक रहेंगे। आज 2034 तक रहेंगे तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 2029 से 34 के बीच जो नई लोकसभा आएगा उस लोकसभा का पार्ट भी नीतीश कुमार रहेंगे। आज नीतीश कुमार की राजनीति के इस कहानी से ही समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ तो जाना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू को उस परिस्थिति में पहुंचाना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भी बैठे रहे तो जेडीयू का मुख्यमंत्री बिहार में रहे। इसलिए नीतीश कुमार का असली लक्ष्य है कि विधानसभा को भंग करवाया जाए, और विधानसभा को भंग करवा कर दोबारा चुनाव करवाया जाए, विधानसभा को भंग करवा कर चुनाव करवाया जाए, और उस चुनाव में ये परिस्थिति हो कि जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन जाए, और नीतीश कुमार 140 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। इसमें पशुपति पारस जो कि रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, और इसके अलावा चिराग पासवान के चाचा हैं, पशुपति पारस के जो गुट है उसे नीतीश कुमार अपने कोटे से 10 या 5 सीट देने को तैयार है। बाकी जो एनडीए के सहयोगी दल है वो बीजेपी के साथ है, इसलिए उसे बीजेपी सीट देगी, और नीतीश कुमार अपने 140 सीटों पर लड़ेंगे, जिसमें 5 सीटें आप कह सकते हैं पशुपति पारस को दे देंगे। उमेश कुशवाहा ने तो स्पष्ट तौर पर संदेश दे दिया मोदी साहब को कि बिहार में बड़ा भाई जेडीयू है, ना कि बीजेपी। और स्पष्ट तौर पर उमेश कुशवाहा ने कह दिया कि बीजेपी सीट हमें नहीं देगी, बल्कि हम बीजेपी को सीट देंगे। सदस्य से कहते हैं कि बीजेपी छोटा भाई है बिहार में, और बीजेपी को हम ज़्यादा सीटें नहीं देंगे। वैसे सीटों की संख्या देखिए तो बीजेपी के पास 75 विधायक है और जेडीयू के पास 43 विधायक है, लेकिन जेडीयू ये मानता है, और ये बातें सच भी है, कि चिराग मॉडल अगर नहीं आया होता तो जेडीयू के विधायक नहीं घटती, और ये बातें जेडीयू सच ही मानता है।
और इस बात को भी जेडीयू जानता है कि किस प्रकार से बीजेपी ने साजिश किया और उस साजिश के शिकार में जेडीयू के कम सीटें हुई। लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है, अब चिराग पासवान भी एनडीए के साथ है। लेकिन अब जेडीयू क्या चाहता है, जेडीयू कह दिया कि बिहार में बड़ा भाई हम हैं, जिससे केंद्र की चुनाव हुई, लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी हमसे आगे एक सीट ज्यादा पर लड़ लिया, हम कुछ नहीं कहे, लेकिन राज्य में तो हमारा चलता है, राज्य हमारा है, हम क्षेत्रीय दल है, हमें ज्यादा सीटें मिलना चाहिए। तो जेडीयू चाहता है 130 से 140 सीटों तक। और हमारे पास जो खबरें है जेडीयू सूत्रों के हवाले से, ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि जेडीयू 120 सीटों पर भी मान जाए, लेकिन वो परिस्थिति नहीं होगा कि 50-50 सीटों पर 101 पर बीजेपी, 101 पर जेडीयू चुनाव लड़ेगा। वो परिस्थिति नहीं बनने वाला है। इस पर तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ, और जो हमारे पास जेडीयू सूत्रों के हवाले से खबरें हैं वो मैं बता देना चाहता हूँ कि जेडीयू 120 से कम सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं। जेडीयू 2010 वाले फॉर्मूला लगाने को तैयार है। इसके अलावा आपको बताते चले कि जेडीयू ने जो इस लोकसभा चुनाव के आधार पर जो आकलन किया है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि बीजेपी के नेतृत्व को भी नीतीश कुमार ने रिपोर्ट भेज दिया। उस रिपोर्ट को देखने के बाद शायद ही अमित शाह जेडीयू की इस मांग को ठुकरा सके, जेडीयू के इस बातों से ठुकरा सके। जेडीयू ने जो अपनी समीक्षा की है, अपनी जो रिपोर्ट बनाई है 243 सीटों पर, तो वो परिस्थिति ये बताता है कि जेडीयू 74 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 68 सीटों पर आगे। मतलब सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जेडीयू ये कह रहा है कि 2020 का युग अलग था, उस समय मोदी जी का मैजिक चलता था, लेकिन अब मोदी जी का मैजिक नहीं चलता है। जेडीयू ये बताना चाहता है अमित शाह को कि बिहार में बड़ा भाई तो जेडीयू ही है। भले ही आपके पास 75 विधायक है, भले ही आपके पास 80 विधायक है, वो नहीं गिना जाएगा, लेकिन बिहार की राजनीति में बड़ा भाई जेडीयू है, ना कि बीजेपी है। ये बातें जब नीतीश कुमार कह रहे हैं तो ये बातें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण हो जाती है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का वो बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये कहते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी से बड़ा है और बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं जेडीयू का महत्वपूर्ण, जेडीयू कहीं ना कहीं अपने बातों से ये बता रहा है कि 2010 वाले फॉर्मूला अपनाया जाएगा। 2010 में हम सब गठबंधन में थे तो जेडीयू के पास 115 सीटें थी, और इस परिस्थितियों को आप समझिए कि 2010 वाले फॉर्मूला अपनाया गया तो फिर क्या होगा। 2010 की बात करें तो एनडीए की एक ऐतिहासिक जीत हुई थी, 206 सीटों पर एनडीए जीत गया था, लेकिन एक बार फिर से 2010 वाले फॉर्मूले की बात कही जा रही है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जेडीयू का दिमाग तो अलग जगह है, लेकिन चिराग पासवान जिनका स्टैक रेट लोकसभा के इलेक्शन में 100% था, चिराग को जितनी सीटें दी गई वो सारी सीटें चिराग पासवान जीत गए। और चिराग पासवान के दावेदारी इसलिए भी मजबूत है, और चिराग पासवान इस पर तौर पे कह रहे हैं हमें 5 सीटें दी गई, हम 5 सीटों पर जीत गए। तो चिराग पासवान की डिमांड क्या है? लोकसभा में तो चिराग समझौता कर लिए, लेकिन विधानसभा में वो समझौते के मूड में नहीं है कि जेडीयू का डिमांड तो अलग जगह है, लेकिन चिराग पासवान जिनका स्टैक रेट लोकसभा के इलेक्शन में 100% था, चिराग को जितनी सीटें दी गई वो सारी सीटें चिराग पासवान जीत गए। और चिराग पासवान के दावेदारी इसलिए भी मजबूत है, और चिराग पासवान इस पर तौर पे कह रहे हैं हमें 5 सीटें दी गई, हम 5 सीटों पर जीत गए। तो चिराग पासवान की डिमांड क्या है? लोकसभा में तो चिराग समझौता कर लिए, लेकिन विधानसभा में वो समझौते के मूड में नहीं है। इसके साथ ही चिराग पासवान जब 100% का स्ट्राइक रेट है तो चिराग पासवान की डिमांड भी तो होगी। चिराग पासवान कहते हैं कि हर जिले में उन्हें एक सीट चाहिए, यानी शब्दों में आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान को 39 सीटें चाहिए, यानी चिराग पासवान ने 39 सीटों की डिमांड कर दी। अब परिस्थिति देखिए कि नीतीश कुमार 130 से 140 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा नीतीश कुमार कम हुए तो कितने पर आएंगे? 120 पर आएंगे। 120 पर आएंगे तो बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी? उस परिस्थिति को अगर हम देखें, गठबंधन की परिस्थिति को देखें, तो बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें 123 मिल सकती। उसमें भी नीतीश कुमार ने इस पर तौर पर कह दिया कि हम चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को सीटें देने के लिए तैयार हैं, यानी नीतीश कुमार अपने कोटे से सीट देने को तैयार है। लेकिन नीतीश कुमार इस पर तौर पे कह रहे हैं कि जो एनडीए के अन्य सहयोगी दल है उन्हें सीट देने का काम बीजेपी करेगी। 130 से 140 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, अब उसमें सीटों की संख्या थोड़ा घटा दी। नीतीश कुमार 120 पर मान जाएंगे, 120 सीटों पर आते हैं तो बचती कितनी है? 123 सीटें। तो उन 123 सीटों में क्या होगा? चिराग पासवान ने 39 सीट मांग लिया, इसके अलावा कुशवाहा जी तो कुछ सीटें मांगेंगे, वो भी 10 से 15 सीटें मांग सकते हैं। मांझी जी भी कह सकते हैं हम तो एक ही सीट पर लोकसभा लड़े थे, मेरा भी 100% स्ट्राइक, मांझी जी भी कहेंगे 100% स्ट्राइक रेट है, मांझी भी तो 5 से 10 सीटें तो मांगेंगे ही।
और जीतन राम मांझी को 5 से 10 सीटें आप लीजिएगा, चिराग पासवान को 40 सीटें दीजिएगा, कुशवाहा जी भी 15 से 20 मांग लिए, तो बीजेपी के पास बचेगा क्या? बीजेपी के पास क्या बच रहा है? वो पार्टी जो कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो बिहार जैसे राज्य में जहां वो पिछले बार 75 सीटों को जीती थी, इस बार बीजेपी की परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि बीजेपी की सीटों की संख्या 70 से ज्यादा नहीं हो सकती। जरा कल्पना कीजिए, अगर इन सबको सीटों बांट दिया जाए, चिराग पासवान 10-15 सीटों पर भी बात मान ले, तब भी सोचिए बीजेपी के पास कितनी सीटें बचती है? 70 से 80 सीटें बचती है। क्या बीजेपी उस परिस्थिति के लिए तैयार है? बीजेपी ने 2020 में 75 सीटों पर चुनाव जीती थी, लेकिन वर्तमान में बीजेपी के पास 89 विधायक है, जिसमें मुकेश सहनी के 4 विधायक भी शामिल है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मुकेश सहनी के 4 विधायकों को शामिल है। बीजेपी वर्तमान परिस्थितियों में 89 सीटों पर है। अब बीजेपी क्या 2025 का जब विधानसभा का चुनाव बीजेपी लड़ेगी, तो बीजेपी क्या 80 सीटों पर लड़ेगी, क्या 75 सीटों पर लड़ेगी, या 70 सीटों पर लड़ेगी? तो बीजेपी की सीटों की संख्या कम ही होगी। पिछली बार के चुनाव बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब बीजेपी को 74 या 75 सीटों में जीत मिली थी। तो इसी बात से आप कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी अगर 70 या 80 सीटों पर लड़ेगी तो बीजेपी के विधायकों की संख्या कितनी होगी? बीजेपी के विधायकों की संख्या बिहार में 50 पार नहीं हो पाएगी। आप इस बात को समझिए, नीतीश कुमार जो चाहते हैं, 2010 वाले फॉर्मूला कहना आसान है, लेकिन नीतीश कुमार जो चाहते हैं, क्या उस परिस्थिति को और वो बीजेपी को ले जाना चाहते हैं जब बीजेपी के बिहार में विधायकों की संख्या 50 भी पार न हो? नीतीश कुमार यही चाहते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी को बिहार में उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां 2020 में नीतीश कुमार थे। यानी नीतीश कुमार 43 सीटों पर पहुंच गए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, और इस बार नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी वहां पहुंचे, 43 सीटों पर बीजेपी पहुंच जाए। यही तो नीतीश कुमार का लक्ष्य है। इसलिए नीतीश कुमार बीजेपी को ज्यादा सीटों पर लड़ने ही नहीं देना चाहते हैं। बीजेपी कम सीटों पर लड़ेगी तो बीजेपी की सीटों की संख्या भी कम आएगी। ये नीतीश कुमार की रणनीति है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने कहा था कि नीतीश कुमार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है, और नीतीश कुमार के सियासत को आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का राजनीति है। और कल्पना कर लीजिए कि नीतीश कुमार का जो राजनीति है, उस राजनीति के बाद बिहार की सियासत किस दिशा की तरफ बढ़ेगा। लेकिन चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।